पहले बच्चों, आपका श्री राम एकेडमी में स्वागत है। आज आप ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में जो सेल मेम्ब्रेन आपने स्ट्रक्चर अभी तक पढ़ा था, उस सेल मेम्ब्रेन में जो वर्क होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो फंक्शन किया जाता है, वो फंक्शन कैसे होता है, उस फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो द सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, आपने इसके पहले पढ़ा है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, पहली चीज ये सेलेक्टिव परमिएबल है, इसका मतलब ये सिलेक्ट करता है मटेरियल को एक साइड से दूसरी साइड में मूव करने के लिए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यदि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चीजें दो साइड में आ जा सकती हैं, या तो बाहर, अब मान लीजिए सेल का इंटीरियर है, अर्थात इंटीरियर का मतलब क्या हुआ? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म की तरफ मैटर जाएगा, या साइटोप्लाज्म से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ECF की तरफ मैटर आएगा। ठीक है, तो मैटर का आवागमन दो डायरेक्शन में होगा, और ये इनका इसमें से क्या अंदर की तरफ आना है और क्या बाहर की तरफ जाना है, ये बेहद ही सेलेक्टिव है। मीन्स क्या चीज अंदर आएगी और क्या चीज बाहर जाएगी, इसका डिसीजन होता है सेल के द्वारा। और सेल के द्वारा जब डिसाइड होता है कि इन चीज की हमारे पास कमी है तो इसको अंदर आने दिया जाता है, और ये हमारे पास इस चीज की अधिकता हो रही है तो इसको बाहर भेज देना है, या कोई वेस्टेज है उसको हमको बाहर भेज देना है। ये सेल डिसाइड करती है, और उसके हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है सूचना होती है, क्योंकि डायनेमिक स्ट्रक्चर है, लिविंग पार्ट है, तो ये अपने आप में इस तरह के परिवर्तन लाता है जिससे कि वो सेलेक्टिव चीज का आवागमन हो सके। बाहर निकालना है तो बाहर निकालेगा, अंदर लाना है तो अंदर ले आएगा। तो इस तरह से क्या है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। मीन्स किसी भी चीज को सेलेक्ट करता है, पहले सेलेक्ट करेगा फिर उसको बाहर भीतर जाने देगा। भाई आपको कहाँ जाना है वो डिसाइड करेगा। सॉरी। द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का बेनिफिट क्या है? ये हमको इनेबल करता है टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज द होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है जो इंटरनल माइलू है, या कह सकते हैं हमारा प्रोटोप्लाज्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लाज्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज ना हो, वो एक निश्चित रेंज में बना रहे, उसमें जो भी कुछ जितना है वो उसी अमाउंट में पड़ा रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना आए। तो इस तरह से जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट बना रहे। इंटरनल इन्वायरमेंट में जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है? कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है। यदि वो कांस्टेंट है, किसके प्रभाव से बचा हुआ है? बाहर के इन्वायरमेंट का। बाहर के इन्वायरमेंट का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा, क्योंकि जब इन्वायरमेंट उस पर प्रभाव डालेगा, इन्वायरमेंट के प्रभाव से उसकी जो कांस्टेंट नेचर है वो बदल सकता था, और वो परिवर्तन कौन नहीं होने दे रहा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होने दे रही है। इस तरह से इंटरनल जो आपका साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म है, वो क्या है? अपरिवर्तनीय है। मीन्स उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। तो इस तरह से इंटरनल माइलू कांस्टेंट बना रहता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं होम्योस्टैसिस। मीन्स अ प्रोसेस by which an organism or a cell maintain their internal composition कांस्टेंट। क्या करता है? उसको कांस्टेंट बनाए रखता है।
process by which an organism or cell maintain their internal composition constant. This process is called homeostasis. और ये होम्योस्टेसिस सिर्फ और सिर्फ मेंटेन कौन कर सकता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर सकती है कि सेल के अंदर अगर कोई चीज खत्म हो रहा है तो उसको बाहर से लेकर के उसकी पूर्ति कर दे, और कोई अनावश्यक चीज सेल के अंदर बन रही है तो क्या करे? बाहर निकाल दे। इस तरह से क्या होगा? आपका सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं वो कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, तो सॉरी, ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, ये क्या करता है? हमारी सेल का इंटरनल माइलू को स्टेबल बनाए हुए है, उसको अनस्टेबल नहीं होने देता। आइए आगे जानते हैं कि किस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन हमारी सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चलते हैं, और इससे एडवांटेज क्या है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के। एक तो आपने देख लिया होम्योस्टेसिस, ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट ही आप डाल दीजिए, दे मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ द सेल। मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक मीन्स एक एडवांटेज ये भी है, मेंटेन होम्योस्टेसिस। ठीक है, यूजफुल मॉलिक्यूल्स इंटर द सेल, जो उपयोगी मॉलिक्यूल हैं सेल के अंदर रहेंगे। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट जो है रिमेन्स सेल के अंदर रहेंगे, उनको सेल को क्रॉस नहीं करने देता, क्योंकि वो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट जो हमारे लिए लाभकारी हैं उनसे हम विभिन्न प्रकार के मैटर्स का निर्माण कर सकते हैं जो सेल को बनाने में या सेल को मेंटेन रखने के लिए आवश्यक हैं। और दूसरी चीज, जो हमारी बॉडी में वेस्टेज आ गए हैं उनको बाहर निकालने का काम करेगा, ये पहले ही बताया। लीव द सेल्स, ठीक है, ये मेजर 3 फंक्शन हो गए। 3 क्या, आप तो 4 आप कह सकते हैं। चौथा आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है। द सब्सटेंसेस जनरली ड्रॉन इनसाइड, जो कि अंदर की तरफ खींचे जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो अंदर की तरफ लिए जाते हैं उसमें आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनके द्वारा हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलता है। क्या चलता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब यहाँ पर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक 2 प्रोसेस होती हैं, कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक, 2 प्रकार के मेटाबॉलिज्म हैं। अभी 2 प्रकार के जो मेटाबॉलिज्म हैं, इसमें क्या होता है? कैटा माने होता है ब्रेक डाउन, कैटा माने क्या होता है? ब्रेक कर देना, ठीक है ना। तो किसी भी मॉलिक्यूल का, कोई मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होकर के और छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में टूट जाए, स्मॉल पार्टिकल्स बनाए, ठीक है ना, या स्मॉल केमिकल्स बनाए, पार्टिकल्स की जगह बेहतर होगा। एक बड़ा केमिकल मॉलिक्यूल आया जिसको तोड़ा गया छोटे केमिकल मॉलिक्यूल में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। और यहाँ पर खास बात क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या निकलती है? एनर्जी रिलीज होती है, ये खास बात है, ठीक है। और एनाबॉलिक क्या होता है? यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, दूसरा स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ेगा, ठीक है, और ये जुड़ करके एक खूब बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। और यहाँ पर ऊर्जा निकलती थी, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा एनर्जी लगती है दे गेन एनर्जी, ये लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन कर रहा है, ये ले रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है। इस तरह से 2 प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी में हमेशा चलती हैं। तो कैटाबॉलिक का एग्जांपल आप रेस्पायरेशन समझिए। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? रेस्पायरेशन है, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी का उपयोग फिर हमारे एनाबॉलिक पाथवेज करते हैं, मीन्स जो प्रोसेस चलती है हमारे शरीर में, जैसे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये क्या है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी चाहिए होती है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा जो रेस्पायरेशन एनर्जी रिलीज होती है उसी का इस्तेमाल करके अपना क्या करते हैं? नए नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या लिपिड हो, किसी भी प्रकार का मॉलिक्यूल है वो ये सब बनाने में समर्थ होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ रेगुलेटर्स भी होते हैं। रेगुलेटर्स क्या चीजें हैं भाई?
जिनको सेल्स क्या करती है, रिलीज करती है, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है, ड्रॉन इनसाइड अंदर लिया जाना। तो रेगुलेटर में क्या है, जैसे हार्मोन्स होते हैं, क्या है, हार्मोन्स हैं। तो ये सेल हार्मोन्स एक पर्टिकुलर साइट से, एक एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होती है और दूसरी साइट्स पर जाती है, वहां पे सूचना देती है, और पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन होता है, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये रेगुलेटर्स में आपका मेनली हार्मोन और फेरोमोन्स दो टर्म होते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। एक क्या होता है, हार्मोन होता है, दूसरा फेरोमोन होता है, ठीक है। ये रेगुलेटर का काम करते हैं, जहां पर ये जाते हैं वहां आपको सूचना दे जाते हैं, ये बताते हैं कि इस तरह का कार्य किया जाए, ठीक है। ये रेगुलेटर का काम करते हैं। द सब्सटेंसेस जनरली टर्न आउट ऑफ द सेल इंक्लूड्स, जो कि सेल के बाहर निकाले जाते हैं, आप सभी जानते हैं, वेस्टेज होंगे, जैसे नाइट्रोजनस वेस्टेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका बाहर निकाला जाता है। कुछ अन्य प्रकार के भी मेटाबॉलिज्म से कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स निकलते हैं जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, कीटोन वगैरह, उनका भी हमारी बॉडी से बाहर निकाला है। मीन्स नाइट्रोजनस वेस्टेज CO2 मेजर है। इनके अलावा अन्य मेटाबॉलिज्म में निकलने वाले कंपाउंड भी हो सकते हैं जो बाहर निकालने की जरूरत होती है, उनको भी निकाला जाता है। Following mechanisms are involved in the entry and exit of various materials. तक आपने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू विभिन्न प्रकार के मैटर्स का आवागमन होता है। इन आवागमन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं और उसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं जिसके द्वारा मैटर का आवागमन होता है। जब हम इस मैकेनिज्म की बात करते हैं तो आपने केमिस्ट्री में कुछ मैकेनिज्म के बारे में जाना है, ठीक है। उन्हीं सब के बारे में यहाँ चर्चा की जाएगी। तो उन सभी मैकेनिज्म को हम ब्रॉडली 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है 3 ग्रुप में, बल्कि ये जो लास्ट वाला तीसरा है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एक तरीका है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम 2 मार्ड बनाते हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मीन्स जो मैकेनिज्म है एनर्जी के बेस पर, ध्यान दीजिएगा मैकेनिज्म में क्या है, किस आधार पर हम मैकेनिज्म का कौन सा फंडा लेके चल रहे हैं, जिसके आधार पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि टाइप जो है मूवमेंट का मैटर के क्या हो सकता है। एनर्जी का इस्तेमाल है कि कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें हम एनर्जी यूज करते हैं, यहाँ पर क्या है, एनर्जी प्लस होगी। यहाँ पर हम क्या है, एनर्जी यूज कर रहे हैं, और इसमें क्या होती है, किसी भी प्रकार की एनर्जी का यूज नहीं होता है। जहां पर एनर्जी लगेगा तो वो एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि जब हम एक्टिवली कोई काम करते हैं तो वहां पर एनर्जी वेस्ट करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है, एक्टिव प्रोसेस कहा है। और पैसिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई एनर्जी की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, अपने आप स्वतः होने वाली है। ये ऑटोनॉमस प्रोसेस है। आमतौर पर ऑटोनॉमस का यहाँ मतलब है विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी। इस प्रोसेस को कराने के लिए किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मॉलिक्यूल्स में प्रोसेस में भाग ले रहे हैं उनके अंदर जो एनर्जी है उसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, हमको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देंगे तो एक्टिव प्रोसेस नहीं हो सकती। उसी एक्टिव प्रोसेस का एक एग्जांपल है बल्क ट्रांसपोर्ट। आइए आगे देखते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मटेरियल इज अ स्लो मूवमेंट। इसकी विशेषता बता रहा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही स्लो मूव करने वाली प्रोसेस है। डज नॉट एक्सपैंड इन, यहाँ पे डज नॉट एक्सपैंड एनर्जी कह रहा है, ये टर्म थोड़ा सा गलत हो गया है, एक्सपैंड नहीं बल्कि दे नॉट यूज कर लीजिए, यहाँ पर यूज्ड एनर्जी एंड डज नॉट यूज एनर्जी, या ऐसा भी कर सकते हैं एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का उपयोग करता है। इट अकर्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसकी परिभाषा का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मान लीजिए एक कोई मैटर है, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है,
तो यह क्या करेगा कि इसके जो मॉलिक्यूल हैं अपनी काइनेटिक मूवमेंट्स के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल मालूम है, जब कभी भी आप इस्तेमाल करते हैं अगरबत्ती वगैरह पूजा के लिए या अन्य किसी प्रकार का चीजें जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका धुआं दूर तक फैल जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि जो महक होती है सेंटेड अगरबत्ती हैं, तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा, सेंट आपको एक कमरे में एक कोने में आप एक जगह तो जलाते हैं, लेकिन हर कोने में पूरे मकान में आपको उसकी महक मिलती है, जबकि उसके लिए हमने कोई विशेष एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया। एक कंसंट्रेटेड जगह पे रख दिया और वहां से एक जगह दूसरी जगह फैल गई, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी। उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो चलते हुए हर जगह फैल जाती है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है ना। और इसमें हो क्या रहा है, एक जगह कंसंट्रेट रीजन है, कंसंट्रेटेड रीजन है, और दूसरी जगह लो कंसंट्रेशन का रीजन है। लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स मूव करके लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाएंगे, और ये मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो जब ये हर तरफ से कंसंट्रेशन दोनों ही साइड का बराबर हो जाएगा, जहां पर ये था वहां से भी खत्म होकर के हर तरफ फैल गया, तो फिर क्या होगा, इसका मूवमेंट रुक जाएगा। ये है डिफ्यूजन। Passive transport of material is slow and does not expand energy. It occurs down the concentration gradient and does not use carrier proteins. आपको बताया गया था ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हम कैरियर प्रोटीन्स का भी नाम देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कैरियर प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये डिफरेंस वगैरह बताने में काम आएगा, इसको याद रखिएगा। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वही एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकते हैं इस प्रोसेस से। इसलिए डिफ्यूजन के द्वारा बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल पास करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल नहीं पास कर पाते। और इनके जो टाइप की हम बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं इस्तेमाल होता। ये एक जगह पे रख दिया गया, कंसंट्रेटेड रीजन है, तो वहां से वो मूव करके हर जगह फैल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, ये भी एक प्रकार का डिफ्यूजन है, लेकिन इसको ऑस्मोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होगा। लेकिन जो ऑस्मोसिस है स्पेसिफिक डिफ्यूजन है, सिर्फ लिक्विड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दो लिक्विड्स एक मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, लिक्विड ए, लिक्विड बी। लिक्विड ए से मान लीजिए यहाँ पर एक कंसंट्रेटेड है, ये क्या है, कंसंट्रेटेड है। अगर ये कंसंट्रेटेड है तो ये क्या होगा, डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर मैटर का आवागमन होना है, लेकिन क्या होता है, यहाँ से मैटर जो लो कंसंट्रेटेड वाला सोल्यूशन, यहाँ पे हम बात करेंगे ए सोल्यूशन, यहाँ पे बात करेंगे बी सोल्यूशन, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी यहीं से समझ में आ जाएगा आपको। डिफ्यूजन मात्र इतना है, डिफ्यूजन क्या कह रहा था अभी, कि हर मीडिया में होगा, यहाँ पर किसी बैरियर की जरूरत नहीं है, किसी दो मैटर को सेपरेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर दो क्या किया जा रहा है, सोल्यूशन सेपरेट किया जा रहा है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सोल्यूशन ए है, दूसरा सोल्यूशन बी है, ठीक। ए सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, और बी सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूटेड है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये समझ लिया जाए। ये अगर हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में आपको मालूम है कि इसमें दो चीजें होंगी, एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा होगा सल्यूट। किसी भी सोल्यूशन को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड है जब ये कहते हैं दूसरे वाले की तुलना में, ठीक है, हमेशा एक कंपैरेटिव स्टडी है। तो जब सल्यूट इसकी तुलना में यहाँ पर ज्यादा होगा,
मान लीजिए हमने 1 लीटर, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पर कॉमन क्वांटिटी में लेते हैं, 1 लीटर हमने लिया और इसमें शुगर का हमने डाल दिया 200 ग्राम, और इधर भी हमने सेम सोल्यूशन ले लिया, 1 लीटर वाटर लिया और इसमें हमने डाल दिया क्या, 100 ग्राम शुगर। तो हमारा सोल्यूशन क्या है, ये जो है कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इसमें 200 ग्राम क्या है, शुगर है, और यहाँ पर 100 ग्राम ही मात्र है, इसलिए डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन से हमेशा वाटर, यहाँ पर शर्त ये होती है हमेशा जो मूवमेंट होगा वो किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का होता ही नहीं। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो है क्या करेगा, मूव करेगा लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। अगर हम इसको ध्यान से समझें कि क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं डिफ्यूजन है, और डिफ्यूजन हम बोल रहे हैं लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो डिफ्यूजन में बताया गया भाई हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, तो एक कंफ्यूजन बनता है, लेकिन ये सही नहीं है। हम बात यहाँ पर हमेशा सोल्यूशन को बोल रहे हैं। अगर हम सोल्यूशन नहीं बोलते तब हम ये कह सकते थे एक सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कम है उसका सॉल्वेंट मूव कर रहा है किधर, जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो बनेगा ध्यान से समझिए, 1 लीटर मीन्स 1000 ml प्लस 100 ग्राम। तो फिर मिला करके इसको हम सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म के रूप में एक्सप्रेस करें तो क्या हो जाएगा, ये 1100, और यहाँ पर हम करेंगे तो क्या कहेंगे 1200 ml, 1200 चीजें हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन अगर हम बात करते हैं, इस 1200 में क्या 200 तो ले लिया है किसने, शुगर ने, और यहाँ पर क्या किया 100 ने ही लिया है जगह। यहाँ पर ज्यादा क्या है, वाटर ज्यादा है, एक पूरा अगर एक तरफ देखा जाए तो वाटर यहाँ पर ज्यादा है तुलनात्मक रूप से, इसमें कम है, क्योंकि यहाँ 100 पे 1 लीटर है और यहाँ पे 200 पे 1 लीटर है। यहाँ पे क्या है 100 पे 1 लीटर है, यहाँ 200 पे 1 लीटर है। तो कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा हुआ, वाटर का यहाँ पर ज्यादा हुआ। भाई 100 के लिए 1 लीटर मिल रहा है, यहाँ 2 गुने के लिए 1 लीटर मिल रहा है, तो क्या होता है वाटर यहाँ पर ज्यादा हो गया। वाटर क्या है यहाँ पर, वाटर इज मोर इन डाइल्यूट सोल्यूशन, और यहाँ पर क्या हो गया 200 पे 1 ml 1 लीटर। ठीक है, तो यहाँ 100 पे 1 लीटर, यहाँ पर वाटर क्या है 200 के लिए कम हो गया, माने अगर बराबर हम करना चाहते हैं 100 पे 1 लीटर है तो 200 पे 2 लीटर हो जाना चाहिए ना उस अनुपात में। तो यहाँ पर वाटर क्या है कम है, यहाँ पर क्या है वाटर कम है। अब आप बताइए, हम कह रहे हैं यहाँ से सिर्फ वाटर ही मूव कर रहा है, वाटर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जो ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हायर वाटर कंसंट्रेटेड रीजन से, हायर वाटर कंसंट्रेटेड रीजन से लोअर वाटर कंसंट्रेटेड रीजन की तरफ मूव कर रहा है। इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहेंगे, सिंपल डिफ्यूजन ही तो घटित हो रही है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पे भाषा बदल गई, क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ से, जब सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, और यदि हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से 2 सोल्यूशन सेपरेटेड है, तो जिधर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर से लोअर की तरफ मूवमेंट ज्यादा वाटर का मूवमेंट होगा। तो वाटर यहाँ किधर कम होगा, जिधर सॉल्वेंट में सल्यूट ज्यादा होगा, अर्थात सोल्यूशन जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो दैट इज द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। आगे आइए डेफिनेशन देखते हैं थोड़ा, स्टैंडर्ड वर्जन पर। पैसिव प्रोसेस में आपका सबसे पहला जो डिफ्यूजन है, ये क्या होता है, द प्रोसेस बाय व्हिच सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड। यहाँ पर जो हम वैज्ञानिक डेफिनेशन देंगे, कुछ टर्म विशेष हैं जिनको आप नहीं मिस करेंगे। यूनिफॉर्मली मीन्स हर तरफ समान रूप से, यूनिफॉर्म रूप से, ये नहीं किसी एक तरफ ज्यादा होगा किसी एक तरफ कम मूव करेगा, बल्कि इसका जो मूवमेंट होगा जहां पर एक वस्तु रखी होगी वहां से हर तरफ बराबर मूवमेंट
होगा, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं इनटू अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में। अब यहाँ क्या है आपका एयर था, तो एयर में हर तरफ समान रूप से क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और यही डिफ्यूजन यदि कहाँ पर होता, सॉलिड में होता, तो पूरे सॉलिड में इसका डिफ्यूजन समान रूप से होता। ठीक है ना। तो अनदर सब्सटेंस बाय रैंडम मूवमेंट, क्योंकि मॉलिक्यूल आपने पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हमेशा रैंडम मूवमेंट चलता रहता है, उनके बीच क्या चलता है, रैंडम मूवमेंट चलता है। क्या चलता है यहाँ पर, रैंडम मूवमेंट्स होता है, जिसके कारण बस मैटर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ये पार्टिकल्स मूव करके फ्रॉम वन रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम वन रीजन, ये ध्यान रखिएगा, फ्रॉम ए हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, और जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वहां पर कौन प्रोवाइड कर दे रहा है, जो रैंडम मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स के बीच। ये रैंडम मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल का अपना स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इसके लिए कहीं से भी बाहर से ऊर्जा नहीं ग्रहण करता। ठीक है, उसको बाहर की ऊर्जा की जरूरत नहीं, अगर बाहर की ऊर्जा भी उसको मिल जाएगी तो और तेज प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन बिना ऊर्जा के भी ये क्या होगा, बाहरी ऊर्जा अगर आप नहीं देते हैं तो भी ये प्रोसेस प्रॉपरली चलती रहती है। तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, वो अपने इस मूवमेंट के कारण किसी दूसरे मीडियम में जहां पर उनका कंसंट्रेशन कम है, उस कम कंसंट्रेटेड मीडियम में क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, हर जगह समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन बोलते हैं। The process goes on till the amount of substance is equal on both sides. मीन्स अब एक जगह से ये दूसरे एनवायरमेंट की तरफ फैल रहे हैं, तो जब यहाँ से खत्म होकर के जितना एनवायरमेंट में है इनका मैटर, जब उतना यहाँ पर भी रह जाएगा, तब ये मूवमेंट क्या हो जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा, और फिर दोनों तरफ बराबर होने लगेगा। मीन्स अगर यहाँ से मैटर इधर गया, फिर इधर से मैटर यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि अब दोनों ही तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो गया। और फिर जब कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है तो ये प्रोसेस क्या होती है, दोनों तरफ चलने लगती है, नहीं तो तब तक क्या है, एक ही तरफ मूव कर रही होती है। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, इट हेल्प्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विदाउट मच डिले। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एक निश्चित रेंज तक, क्योंकि इसका एक सीधा सा फंडा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे मान लीजिए 100 मिलीग्राम इधर है ग्लूकोज, और जब तक 100 मिलीग्राम ग्लूकोज इधर है तब तक ये दोनों का मूवमेंट क्या है, मीन्स इधर अगर कम है तब तक इधर होगा, जब दोनों का बराबर हो जाएगा दोनों तरफ मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन इस तरह की घटना घटने लगेगी। अब इस मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि वास्तव में क्या होता है, ऑस्मोसिस में हो रहा है इस तरह का, यहाँ पे सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, चैनल प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके थ्रू होकर के ग्लूकोज मूव करता है, लेकिन ये मूवमेंट पैसिव होता है। और जब यहाँ पर एक डिफ्यूजन और होता है एक टाइप का, उसी की चर्चा कर रहा हूँ। जब डिफ्यूजन क्या हो, किसी एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू, या एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, क्या बोलेंगे, प्रोटीन है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसके थ्रू होकर के मैटर का ट्रांसपोर्ट होना है। जैसा कि आपको जब स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे वहां पर बताए थे, जिन्होंने वीडियो ना देखा हो उसको जाकर के पीछे देख लेंगे। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। अब ये मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन है, इसके बीच क्या है, प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब ये इसमें से जाने आने के लिए एक कैनाल है, रास्ता है, और इससे होकर के ग्लूकोज हमारा क्या करेगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, लेकिन इस मूवमेंट के लिए किसी भी प्रकार की हमको एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा। मीन्स क्या है, ये पैसिव मूवमेंट है। तो कब तक ये मूवमेंट होगा, जब तक कि ग्लूकोज जो कि बाहर है कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन दोनों बराबर ना हो जाए। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे 100 मिलीग्राम है और यहाँ पर क्या है, 60 मिलीग्राम है। इधर से 10 मिलीग्राम इधर मूव करेगा तो कितना हो जाएगा, 60 से 70 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लेकिन कितना बचेगा, 90 बचेगा, 90 और 70। फिर अभी यहाँ मूव करेगा
10 मिलीग्राम फिर मैंने मान लिया तो ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा? 80। और 10 यहाँ घटते ही इधर क्या हो जाएगा? 80 मिलीग्राम। और जैसे ही दोनों तरफ 80-80 मिलीग्राम होगा तो ये नेट जो अभी आप देख रहे थे मूवमेंट हो रहा है ग्लूकोज का, एक ही साइड में था, इधर की दिशा में था, अब ये बंद हो जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल इधर जाएगा, जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। फिर अगर कोई मॉलिक्यूल बाहर आ गया तो एक मॉलिक्यूल क्या होगा? अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर नेट मूवमेंट जो है आपको मॉलिक्यूल का 0 मिलेगा। ठीक है, मूवमेंट तो होता रहता है लेकिन नेट मूवमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। नेट मूवमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट चलता रहता है। और ये क्या करता है? दोनों तरफ का कंसंट्रेट मीट आउट करना, मतलब दोनों तरफ कंसंट्रेशन को बराबर करने में बहुत ही मददगार होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हमको अंदर ज्यादा जरूरी है। जैसे ही ग्लूकोज बाहर कम होना चाहिए, सेल के अंदर ज्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको एक्टिवली अंदर लेते हैं तो वो एक्टिव प्रोसेस हो जाती है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इट हेल्प्स, और ये डिले नहीं करता, माने बहुत तेजी से चलने वाली प्रोसेस है। इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड देयर एनवायरमेंट। अब दो बातें यहाँ पे आती हैं। एक जो गैस का एक्सचेंज होता है, हम लोग बात करते हैं लंग के पास। किसके पास? लंग होता है। लंग के पास एक गैसियस एक्सचेंज होता है। वहां पर एल्वियोलाई एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस स्ट्रक्चर के आसपास कैपिलरीज मूव कर रही होती हैं, जिसके थ्रू होकर के ब्लड मूव कर रहा होता है। इससे होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है और ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है और ब्लड के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, तो लंग से होकर के ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। ये लंग में घटना होती है। इस तरह से ब्लड हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन रिच हो जाता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको फिर हम आगे सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकल जाती है। यहाँ पर एक स्टेप होता है। ठीक है, और इस एक्सचेंज के लिए कौन जिम्मेदार है? डिफ्यूजन जिम्मेदार है। बहुत फास्ट प्रक्रिया होती है। और फिर दूसरे नंबर पर एक घटना यही घटती है सेल के साथ। सेल कहाँ की सेल? टिश्यूज सेल, जो हमारी सेल के अंदर की और टिश्यूज हैं जहां पर हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है, वहां पर भी क्या होता है? इसी तरह से ब्लड कैपिलरीज मूव करती हैं, इसमें ब्लड बह रहा होता है। इस ब्लड में O2 लेकर के आता है और यहाँ पर क्या जाता है? यहाँ पर क्योंकि O2 लेकर के क्या काम किया गया है? रेस्पायरेशन कर लिया गया है, जिसके द्वारा CO2 जनरेट हो जाता है रेस्पायरेशन से। जब यहाँ पर CO2 बहुत ज्यादा होगा तो CO2 किधर जाएगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। भाई यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन कम है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन लेके आया हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड चला आता है और ऑक्सीजन यहाँ पर कम है सेल के अंदर, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ सेल के अंदर चली आती है। इस तरह से फिर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। फिर ये ब्लड आगे बढ़ करके लंग के पास जाता है और फिर लंग वही प्रक्रिया दोहराता है। यहाँ पर फिर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है और इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, इसमें जो ये गैसियस एक्सचेंज है ये किसके द्वारा हो रहा है? डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है। अगर गैसियस एक्सचेंज ना हो, थोड़ी देर आप नाक बंद करते हैं तो आपकी क्या हालत होती है पता है? सांस फूलने लगती है और जान जा सकती है। इस गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होती है। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफ्यूजन काफी फास्ट प्रोसेस है, बहुत धीमी होने वाली प्रोसेस नहीं है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कुछ चीजों का डिफ्यूजन बहुत धीमी गति से होता है, तो उसको हम एक्टिव प्रोसेस के द्वारा और ज्यादा फास्ट कर देते हैं। ठीक है, जरूरत के हिसाब से। मीन्स जो भी मूवमेंट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू वो नेचुरली होता ही रहता है, उसको हमको तेज करना है, बहुत ज्यादा जरूरत है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाएंगे? एक्टिव प्रोसेस के द्वारा हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वेरियस मटेरियल्स सच एज गैसेस, liquids and solids dissolve in the medium diffusion। जो डिफ्यूजन मीडियम होगा जैसे ब्लड है, उसमें गैस, लिक्विड, सॉलिड, सारी चीजें डिजॉल्व हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं। कैसे पहुंच जाती हैं? डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच जाती हैं। जैसे अगर आप कहें तो मछली वगैरह को वाटर में रहता है, पॉन्ड्स में,
तो पॉन्ड्स में क्या है, वाटर डिजॉल्व होता है, वाटर में सॉरी ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होता है, उस वाटर को वो एब्जॉर्ब करता है और उस वाटर को गिल तक ले जाता है। कहाँ तक? गिल तक। गिल में ऑक्सीजन सेपरेट कर ली जाती है। जैसे गिल से ऑक्सीजन सेपरेट होती है, उसी साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिर से गिल से बाहर निकाल दिया जाता है वाटर में, और फिर वहां से वाटर बाहर निकल जाता है बॉडी से, परकुलम से। तो इस तरह से क्या होता है, वहां पर भी गैसियस एक्सचेंज होता है, और गैसियस एक्सचेंज के लिए वहां वाटर में ऑक्सीजन का डिजॉल्व होना जरूरी था। अगर ऑक्सीजन नहीं डिजॉल्व होगी तो क्या होगा, ये सारी प्रोसेस संभव नहीं थी। और ये सिर्फ डिफ्यूजन ही इसके लिए जिम्मेदार है। डिफ्यूजन के द्वारा ही, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, सभी चीजें किसी न किसी डिफ्यूजन मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वो डिफ्यूजन के द्वारा डिजॉल्व हो जाते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने स्टोमेटा, लीफ के ऊपर क्या है, स्टोमेटा आपने पढ़ा है अभी, ठीक है, जानते होंगे स्टोमेटा क्या है, यहाँ पर छिद्र होता है जिसके थ्रू होकर के वाटर क्या होता है, H2O गैस के फॉर्म में लॉस होती है। किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में लॉस होती है। इस प्रोसेस को हम आगे पढ़े थे, पहले पढ़ चुके हैं। दिस इज टर्म रहता है ट्रांसपीरेशन। क्या कहलाता है ये? ट्रांसपीरेशन कहलाता है, ठीक है। अगर ट्रांसपीरेशन ना हो तो पौधों में वाटर का मूवमेंट नहीं हो सकता। लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इस प्रोसेस ट्रांसपीरेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? डिफ्यूजन। मीन्स डिफ्यूजन के ही द्वारा, डिफ्यूजन के ही द्वारा ट्रांसपीरेशन भी होता है। और किसी भी मीडियम में जो लिक्विड वगैरह में अन्य प्रकार की गैसेस जो डिजॉल्व हो जाती हैं उसके लिए भी डिफ्यूजन जिम्मेदार है, ठीक है। फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स स्प्रेड अरोमा थ्रू, कहीं भी आप देखते हैं बहुत सारे महकने वाले फ्लावर वहां पास से गुजरते हैं तो आपको महकता है, फ्लावर काफी दूर होता है, तो कैसे होता है? वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, ठीक है। दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर एक तीसरी तरह की डेफिनेशन बन गई। पहला मैंने जो बताया था सोल्यूशन के आधार पर बताया था, दूसरा डेफिनेशन क्या बताया था? वाटर के आधार पर। जिधर वाटर जाता है उधर से लोअर की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट के हिसाब से, ठीक है भाई। जहाँ पे 100 था सॉल्यूट और दूसरी तरफ 200 था सॉल्यूट। अब कह रहा है जहां पर लोअर कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, उधर से वहां पे सीधी सी बात है वाटर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा तुलनात्मक रूप से। तो क्या होगा, जिधर सॉल्यूट ज्यादा है उधर वो मूव करेगा, ठीक है। रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे टर्म आ गया सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब ही होता है कि उसके थ्रू होकर के वाटर इजीली पास हो। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल होने के साथ साथ सेलेक्टिव परमिएबल भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये ऑलरेडी क्या होती है, सेमी परमिएबल होती ही है। क्या होती है? सेमी परमिएबल है प्लस सेलेक्टिव परमिएबल भी है। क्या है ये? सेलेक्टिव परमिएबल भी है, ठीक। इसकी वजह से वाटर जो है हमेशा सीधे परमिएबिलिटी उसकी जो है बनी रहती है, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू। ये फेनोमेना क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन। किसका हायर कंसंट्रेशन? सॉल्यूट का ही हायर कंसंट्रेशन इधर होगा, उधर किसका मूवमेंट हो रहा है? ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, सॉल्वेंट का। और यह सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होता है आप जानते हैं? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। दिस फेनोमेनन इज टर्म्ड एज द ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस जब होगा तो सीधी सी बात है, वाटर या तो साइटोप्लाज्म से बाहर आ सकता है या बाहर से साइटोप्लाज्म में जा सकता है, ठीक है। और यदि मीन्स किसी सेल को हम कहीं पर रखते हैं तो या तो उस सेल के अंदर जाएगा या सेल से बाहर जाएगा। दो घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्यूट किधर ज्यादा है, सॉल्यूट किधर कम है।
यदि सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर का मतलब हुआ सेल का अंदर है तो उसको हम बोलेंगे इंडो, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द सेल, इसलिए टर्म आ गया इंडो। और प्रोसेस क्या हो रही है, ऑस्मोसिस हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडो ऑस्मोसिस बोलेंगे। और यदि सेल का वाटर ही बाहर हम निकाल ले रहे हैं, मीन्स एक्सो, एक्सो माने होता आउटर, इंडो माने क्या होता अंदर, एक्सो माने क्या होता बाहर। यदि हम वाटर कहाँ निकाल ले रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है, इंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। इट इज द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल, ठीक है। मान लीजिए एक हमने पार्ट लिया, उस पार्ट में क्या किया, एक सेल, चाहे वो आरबीसी ले लो, चाहे वो रेजिन ले लो, या कोई भी चीज, एक मेन सेल हो, ठीक है। अभी ये सेल जब आप लेते हैं तो इसमें क्या करना है, हमको प्योर वाटर में डाल सकते हैं, किसमें डाल देंगे, प्योर वाटर में डाल देंगे, ठीक है। तो अंदर क्या है भाई, सल्यूट्स ज्यादा हैं, सेल के अंदर विभिन्न प्रकार के सल्यूट्स पड़े हुए हैं, और सॉल्वेंट इसमें भी क्या है, वाटर है, और बाहर भी सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। लेकिन बाहर का जो वाटर है इसका कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है तुलनात्मक रूप से अंदर, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा सल्यूट है। इसलिए मैटर कहाँ जाएगा, यहाँ पे साफ साफ बता रहा है भाई, हायर सल्यूट, जहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सल्यूट का वहां पर जाएगा लोअर कंसंट्रेशन से। अब यहाँ तो हमने प्योर वाटर ले लिया, यहाँ पे कोई सल्यूट ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वाटर तो बहुत तेजी से इसके अंदर जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, क्योंकि सेल के अंदर जा रहा है, इंटीरियर रीजन में जा रहा है, इंडो माने क्या होता है अंदर, इसीलिए इसको हमने टर्म क्या दिया बेटा, इंडो ऑस्मोसिस, क्या नाम दिया, इंडो ऑस्मोसिस नाम दिया। और इसका जस्ट अपोजिट कर सकते हैं, एक सेल को हमने क्या किया, एक बहुत ही गाढ़े सिरप में डाल दिया, दैट इज द शुगर सिरप और साल्ट, या साल्ट का डाल देते हैं, तो क्या होगा, बाहर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसमें वाटर कम है, H2O बहुत कम है, और सेल के अंदर क्या है, H2O ज्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर की तरफ निकल आएगा, ठीक, तो सेल सिकुड़ जाएगी। यहाँ पर क्या होगी, सेल क्या था, इंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, इसलिए सेल बहुत ज्यादा फूल जाएगी, तो यहाँ पे सेल सिकुड़ जाती है। एक्सो ऑस्मोसिस क्या होगा, वाटर बाहर आ गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। मीन्स यहाँ पर क्या घटना घट रही, एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल, ये इसका मेन टर्मिनोलॉजी है, एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू सराउंडेड बाय द हाइपर और हाइपोटोनिक, दो टर्म यहाँ पर डाला जा रहा है। तो हमने इसको समझाया कि आपको कंसंट्रेशन के टर्म में जो बाहर वाला सोल्यूशन है उसी का हमको देखना होता है कि उसका कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है ना। यहाँ क्या था, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन था, सिरप लिए थे, इसलिए बाहर वाटर चलाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म दिया जा रहा है हाइपर और टॉनिक, टॉनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन, क्या है, कंसंट्रेशन, और हाइपर का क्या मतलब होता है, अधिक, क्या होता है मतलब मोर, क्या होता है, अधिक या मोर। तो किसकी तुलना में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, क्योंकि हम हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई सेल लेने वाले हैं, यहाँ पर क्या लेंगे हम, एक सेल लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक सेल ले रहे हैं तो सेल के साथ ही इसका कंपैरिजन होगा, तो सेल के बाहर का जो मीडियम है यदि वो कैसा है, हाइपर है, हाइपर का मतलब बहुत ही अधिक कंसंट्रेटेड है, मोर कंसंट्रेटेड है, तो हम उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और यदि बाहर का मीडियम बहुत ही क्या है, डाइल्यूट है, किसकी तुलना में, सेल की तुलना में, सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर के मीडियम का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, वो डाइल्यूट है। यहाँ पर क्या था, कंसंट्रेट था, यहाँ पर डाइल्यूट है, इसमें क्या होगा, मैटर वाटर जो है अंदर की तरफ जाएगा, ये इंडो ऑस्मोसिस कहलाएगा। हाइपो का मतलब होता है बेलो, हाइपो का मतलब क्या होता है, बेलो, और हाइपर का क्या मतलब होता है, अपर या अधिक। मीन्स अगर हम बताएं कि एक सीमा बना दें, दैट इज द सेल, मीन्स एक कंसंट्रेशन को हम दिखा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन जो है हमारी सेल, ये हमारी सेल है, ठीक है, इस सेल का कंसंट्रेशन ये है, ठीक है, इसी से हमको तुलना करनी है। यदि इस सेल का कंसंट्रेशन ऊपर जाता है, जो इसके चारों तरफ मीडियम रखा जा रहा है, इसके कंसंट्रेशन से हमारे मीडियम का कंसंट्रेशन क्या है, अधिक है, मीन्स क्या है,
हाइपर है, अधिक है ना, अधिक है का मतलब जो इस लेवल से ऊपर है, अप, ठीक है ना, अपर है, अप है, ठीक है ना। और यदि इसके बेलो है, यहाँ पर बेलो हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, बेलो हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अपर हो गया, अप हो गया। अगर ये अप है, ऊपर जा रहा है कंसंट्रेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइपर। और नीचे जा रहा है तो क्या बोलेंगे, हाइपो, ओ, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, हाइपो बोलेंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाइपर। इसको याद रखने का भी यहाँ से हमको एक बहुत बढ़िया क्लू मिल रहा है, अचानक कभी माइंड में आया, समझिए। हाइपर किसी के ऊपर, पर टर्म आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपर, हाइपर माने किसी के ऊपर, पर पाया जा रहा है, किसी पर पाया जा रहा है, पर यहाँ टर्म आ रहा है, किसी पर पाया जा रहा है, पर माने उसके ऊपर हो गया, तो हम क्या बोल देंगे इसको, हाइपर टॉनिक सोल्यूशन। तो किस टॉनिक टर्म किस लिए लगा है, कंसंट्रेशन के लिए, मीन्स इसका कंसंट्रेशन इसके ऊपर है, तो ये हो गया हाइपर टॉनिक। तो हाइपर टॉनिक का मतलब क्या है, जो किसी के ऊपर है, पर है, किसी पर है, तो क्या हो गया, हाइपर टॉनिक हो गया। तो उसका अपोजिट क्या होगा, बेलो होगा, हाइपोटॉनिक हो गया, ठीक है ना, ओ, नीचे, ठीक है। और एक कंडीशन और अतिरिक्त बनती है यहाँ पर, यदि हम सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन, सॉरी जो सेल का कंसंट्रेशन ले रहे थे, उसके बाहर का मीडियम को भी अगर हम इसी की इक्विवेलेंट कर दें, तो मीन्स इसी लेवल पर रख दें, तो क्या हो जाएगा, आइसो, आइसो माने क्या होता है, बिल्कुल समान, इक्वल। आइसो माने क्या होता है, इक्वल। अगर ये इक्वल होगा तो इसको हम बोल देंगे तब क्या, आइसोटोनिक सोल्यूशन। फिर से एक बार इसको हम रिपीट करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि किसी सेल का कंसंट्रेशन मानते हैं कि ये है ए, अगर इस ए कंसंट्रेशन के ऊपर इससे ज्यादा का कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर कंसंट्रेशन है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपर, ठीक है। और यदि उसके नीचे है तो उसको बोलेंगे हाइपो। और यदि उसके इक्वल है तो क्या बोलेंगे, आइसो, आइसो में इक्वल होता है, आइसोटॉनिक सोल्यूशन बोलेंगे। क्योंकि हम जो सोल्यूशन ले रहे हैं उसी की वार्ता कर रहे हैं, सोल्यूशन का ही कंसंट्रेशन हमको देखना है। सेल का कंसंट्रेशन हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, क्या मानते हैं उसको, इस सेल का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। हमको तुलना किससे करनी है, उस कांस्टेंट चीज से हमेशा तुलना की जाती है। तो कांस्टेंट चीज से जब हम तुलना करते हैं, तुलना हमारे लिए आसान होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेल को ही क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको मान लेते हैं, चाहे आरबीसी हो, चाहे रेजिन सेल हो, चाहे जो सेल हो, उसका जो कंसंट्रेशन है उसी के तुलना में हम कंपैरिजन करेंगे। यदि उससे ज्यादा का क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन मिल रहा है, जो बाहर का सोल्यूशन है उससे ज्यादा है तो हाइपर है, उससे नीचे है तो हाइपो है, उसके इक्वल है तो आइसोटॉनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के दो टाइप हो गए, इंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। यहाँ तक आपको हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो आगे आते हैं, इसी की चर्चा की गई है। वी कैन यूज 3 डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट यार। अब यहाँ साल्ट और ग्लूकोज ही नहीं, किसी भी चीज का सोल्यूशन मैं ले सकता हूँ। एग्जाम्पल लेके समझाने के लिए किया गया, जो आपको पीछे समझाया अभी। द रिफरेंस, तो हमने किसके साथ रेफरेंस लिया, सल्यूट कंसंट्रेशन, सल्यूट का कंसंट्रेशन किसके साथ लिया है, आरबीसी। हमारे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, आरबीसी है। तो यदि हमारी आरबीसी की तुलना में जो बाहर का लिया गया मीडियम है, उस जितना कंसंट्रेशन आरबीसी का है, अगर उसी के इक्विवेलेंट, इक्वल हम रखते हैं, क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं बाहर के सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, तो दैट इज द आइसोटॉनिक। और यदि उससे अपर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हाइपरटॉनिक। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, हाइपरटॉनिक हो जाएगा। और यदि उसके बेलो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटॉनिक हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, बेलो है, इसमें बेलो है, यहाँ पे क्या है, अपर होगा, मीन्स अप होगा, अधिक होगा तो हाइपरटॉनिक है, बेलो है तो हाइपोटॉनिक है, और नीचे है इक्वल है तो आइसोटॉनिक है, ठीक है। तो ये आइसोटॉनिक सोल्यूशन हो गया। आइसोटॉनिक सोल्यूशन है जो वन इन व्हिच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सल्यूट, यहाँ वन का मतलब है ओ यानी वन इन व्हिच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सल्यूट इज सेम एज इन द रिफरेंस सेल। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म आरबीसी होगा, रेजिन होगा, कोई भी होगा, तो ये क्या होगा, रिफरेंस
सेल होगा। क्या होगा? रेफरेंस सेल। जिस सेल का भी हम रेफरेंस ले रहे हैं उसकी तुलना में यदि वो इक्वल कंसंट्रेशन शो करता है तो आइसोटोनिक सोल्यूशन है, और यदि उससे अधिक शो करता है तो हाइपरटोनिक है, यदि बेलो शो करता है तो क्या होगा? आपका हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज वन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज लेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर। अब यहाँ पे दो टर्म डाल दिया, तो सोल्यूट का कम होगा, वाटर का ज्यादा होगा, कंपेयर टू द इनसाइड द रेड सेल, मींस जो रेफरेंस सेल होगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसी हाइपोटोनिक solution in which the concentration of solutes is more and the concentration of water is less है, गलत है, less compared to the cytoplasm of red blood cells, जिसकी आप तुलना कर रहे थे। ठीक है, आगे आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इट कैन अकर इन लिक्विड, एयर एंड मीडियम। ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इट अकर्स ओनली इन लिक्विड मीडियम, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके होने के लिए आपको एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर क्या है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। बात बताएंगे बहुत ध्यान से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। वहां पर क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, ओनली फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये डेफिनेशन तो देखिए ऑस्मोसिस की, यहाँ पर जो पहली बार मैंने बताया था वो आ गई। क्या है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका सिर्फ सॉल्वेंट का। इट कैन अकर थ्रू और विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या हो सकता है? थ्रू भी हो सकता है। मेम्ब्रेन अगर आ जाता है, सेमी परमिएबल कोई भी मेम्ब्रेन मिलती है उसके थ्रू भी होगा, मींस आवश्यक नहीं है, और विदाउट भी होगा। लेकिन ये विदाउट नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगा? थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जो डिफरेंस है इसको आप रख लेंगे, तैयार रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हम एटीपी का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।